हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे सब ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। तो हमारा जो मोटिव है आज की क्लास का, माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो सीखना ही सीखना है, साथ में ये भी जानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो उस सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अगर कोई आपसे ये पूछे या कोई पूछना चाहे कि आप प्लीज़ डिफाइन करें इकोनॉमिक्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं आपको एक लाइन में इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब सिंपल सा है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम कैसे अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ताकि हम जो हमारा आउटपुट है वो हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है ताकि हम उनका मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ठीक है, अब जब मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों इकोनॉमिक्स की सब ब्रांचेस हैं। ये भी सब ब्रांच है और ये भी सब ब्रांच है। हमारे पास शुरू से ही जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच एग्जिस्ट करती थी वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट क्या हुआ, अर्ली 20th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने एक ब्रांच और फाइंड की जिसका नाम हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उनका नाम था J.M. केनीज। इन्होंने इस ब्रांच को फाइंड किया। पर आपको ये जानना होगा, जब हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले से ही मौजूद थी तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसका जो कारण है वो यही है कि हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स which deals with the behavior of individual unit। क्या है कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना वो इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, पर ये डील किससे करती है, ये डील करती है इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट का यहाँ पे क्या मतलब है, इंडिविजुअल यूनिट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कॉम्प्लेक्स होती चली गई, बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड्स बढ़ती चली गई और उसी हिसाब से कंपनियां इस्टेब्लिश होती चली गई, तो हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ना वो फेल हो गई एक आउटपुट निकालने के लिए। आउटपुट क्या था, देखो, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि मैं पहले तो इकोनॉमिक्स को जानूं और उसके बाद जो मेरा मेन मोटिव है कि मैं एक अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो यहाँ पे जो मेन मकसद था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये था कि हम एरिया को स्टडी करके वहाँ पे हम प्राइस ऑफ कमोडिटी फाइंड कर सकें एंड फैक्टर ऑफ इनकम फाइंड कर सकें।
क्या क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे? दो चीज बोली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव था पहला कि हम प्राइस ऑफ कमोडिटी को फाइंड करें, एंड देन दूसरा जो था वो था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारी जो है वो स्कार है, स्कार मतलब वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से हम जो हमारी रिसोर्सेज है उन्हें इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड पूरी कर सकें। सबकी डिमांड पूरी करना पॉसिबल नहीं है एक पर्टिकुलर रिसोर्स में, पर क्यों? क्योंकि वो स्कार है। पर इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं ताकि हमारे पास एक गिवन रिसोर्स हो है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑल्टरनेटिव उसके बनाने के प्रोडक्ट्स हो। जैसे कोई भी चीज़ होती है कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, ये हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप मान लीजिए कि सीमेंट है, रेत है, या इंक पेन है, या कुछ भी है, मतलब कि XYZ जो भी आप मानना चाहें। अब ये रॉ मटेरियल, हम इस रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट 1 बन सकता है, प्रोडक्ट 2 बन सकता है, प्रोडक्ट 3 बन सकता है, प्रोडक्ट 4 बन सकता है, और सो ऑन। अब हम इस गिवन रॉ मटेरियल से कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उस गिवन पर्टिकुलर मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, और जब कोई कंपनी उसे बनाएगी तो वो उसे किस प्राइस पे सेल करेगी। जब सेल करेगी तो क्या उसे प्रॉफिट जनरेट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही था कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो मार्केट को स्टडी करती है, और मार्केट को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जाना पड़ता है। तो जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं तब तक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स काम कर जाती है, बट जैसे ही हम बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, या मैं कह सकूं आपको कि नेशनल लेवल पे बात करते हैं, नेशनल लेवल मतलब अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करना चाहूं, इंडिया के लेवल पे हमें ये मतलब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कितनी है, हमारे को नेशनल लेवल पे बात करनी है। हमें ये मतलब नहीं है कि हरबटपुर में लोगों की क्या क्या डिमांड्स है, या देहरादून एक नगर निगम है उसमें लोगों की क्या क्या डिमांड्स है। हमें तो हमारे पास जो पूरे ऑल ओवर इंडिया रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हम पूरे इंडिया की मैक्सिमम लोगों की क्या डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें, और इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकें कि जो हमारी कंपनीज हैं वो भी प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या मैं बोल रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्यों? प्राइस ऑफ कमोडिटी, भाई कोई कंपनी है, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को क्यों बनाएगी? इस पेन को वो तभी बनाएगी जब उसे इसमें प्रॉफिट दिखेगा। अब प्रॉफिट जनरेट होगा कैसे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपको ये ध्यान रखना है। हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं, एक तो लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। जब ये 4 चीजें मिलती हैं तब जाके कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है और वो प्रोडक्ट मार्केट में आ पाता है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि इन्हें
ये कैसे डिपेंड करेंगे? ये तभी होगा जब हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टडी होगी कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल है और लोगों के पास ये डिमांड्स हैं। अब उस रॉ मटेरियल को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि सबकी डिमांड्स पूरी हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल। मेरा बिहेवियर, मेरी डिमांड क्या है, तो आपकी डिमांड क्या है, इंडिविजुअली डील करती है। बट जब हम हाई लेवल बात करते हैं, नेशनल लेवल पे बात करते हैं, स्टेट के लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल काम नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the aggregate demand and supply in an economy। मतलब इसमें क्या होता है कि हम अपनी डिमांड्स को, सबकी डिमांड्स को ज्वाइन करते हैं और सबकी सप्लाई को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स को फॉलो कर पाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो डील करती है इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है नेशनल लेवल पे या बहुत बड़े एरिया पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की जो सब ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो आइए अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को तरीके से डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। और अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप हमें 250 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में लिख के बताएं, तो आप कैसे लिखेंगे उसे? ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। डिफरेंस बिटवीन microeconomics and macroeconomics। ठीक है, तो आप एक टेबल बना लीजिए। उसमें लिखिए बेसिक और फिर एक कॉलम बनाइए माइक्रो इकोनॉमिक का और दूसरा बनाइए मैक्रो इकोनॉमिक का। ठीक है, अब पहला लिखते हैं हम इसका मीनिंग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, और मीनिंग से ही पता चल जाएगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स theory, it is that part of economic theory which studies the behavior of individual unit individual units of an economy।
मतलब ये वो ब्रांच है या वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मतलब कि मेरी डिमांड और मेरी डिमांड क्या है, दूसरे पर्सन की डिमांड क्या है इंडिविजुअली, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज दैट part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी इकोनॉमिक पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बिहेवियर, ये जो डील करता है ना बिहेवियर, ये इंडिविजुअली नहीं करता, ये एग्रीगेट करता है। मतलब मेरा बिहेवियर क्या है, दूसरे पर्सन का क्या है, ये सबको मिला के लेके चलता है और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं, मैक्रो मतलब जब हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं, ठीक है। अब टूल्स यहाँ पे टूल्स क्या है? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब कि या हम कह सकते हैं पैरामीटर्स, जिनके थ्रू हम उस पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ते हैं या जिनके थ्रू हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टूल्स हैं या पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। कौन कौन से टूल है? एक है डिमांड और एक है सप्लाई। और उसमें क्या है? इसमें है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यही है कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारी डिमांड है और उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लाई हो रही है, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब हम सबकी डिमांड को जोड़ते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो टूल है वो सबकी डिमांड को जोड़ा और उन डिमांड को पूरी करने के लिए सबकी सप्लाई को जोड़ा, ठीक है। अब आ जाइए बेसिक ऑब्जेक्टिव। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का और क्या कारण है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। कोई कारण तो होगा, और वो है इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस of commodity, the price of commodity or factor of production or factors of production। मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चार हैं। एक तो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका जो मेन एम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये है कि हम इसकी स्टडी के थ्रू किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर रीजन में हम फाइंड कर सकें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये दो मतलब ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा किसके लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए।
अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इट एम्स टू डिटरमाइन income and employment level of the economy। तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम किसी भी इकोनॉमी में ये फाइंड कर सकें कि उस इकोनॉमी की इनकम क्या है, या उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की इनकम क्या है, और उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द प्राइस ऑफ कमोडिटी एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिमिलरली या सेकेंडली मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब होता है तीसरा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिग्री। हमने अभी बात करी एग्रीगेशन क्या होता है, और एग्रीगेशन जो हमारा होता है वो मैक्रो लेवल पे इस्तेमाल होता है। पर यहाँ पे जब हम अभी एक लाइन लिखेंगे ना, तो उससे हमें ये भी पता चलेगा जो एग्रीगेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होता है, पर उसकी डिग्री वेरी करती है। डिग्री मतलब कि एक्सटेंट, कि हम कितना एग्रीगेशन करेंगे, मतलब कि हम कितने लोगों को जोड़ेंगे और एक डिमांड और सप्लाई निकालेंगे। ठीक है, यहां पे जो हमारी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड is derived by aggregating individual demands of all buyers in a particular market। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है वो क्या है। इसमें यहाँ पे जो डिग्री है ना वो लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी लिमिटेड है कि हमारी जो हम एग्रीगेशन करते हैं ना वो खाली मार्केट लेवल तक करते हैं। क्या? किसी एक पर्टिकुलर मार्केट पे करते हैं, जैसे हरबतपुर की मार्केट, देहरादून की मार्केट, दिल्ली की मार्केट। वो इंडिया की मार्केट की बात नहीं कर रहा है, स्टेट की मार्केट की बात नहीं कर रहा है, वो खाली एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहा है। और उसमें हम क्या करते हैं? हम उस पर्टिकुलर मार्केट में रहने वाले सभी लोगों की डिमांड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड ऐड हो रही है, पूरे स्टेट की या पूरे देश की या नेशन की नहीं ऐड हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है पर लिमिटेड लेवल पे होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स the highest degree of
aggregation. It involves highest degree of aggregation. Example, aggregate demand is derived for the entire economy. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आप समझिए इसमें क्या हो रहा है कि जो डिग्री है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो सिंपली वर्क करती है, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें एग्रीगेशन होता है इंडिविजुअल्स को मिला के। पर यहाँ पे एक चीज हो रही है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन करते हैं, और ये एग्रीगेशन कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है वो बताता है हमारा डिग्री मतलब कि कितने एक्सटेंट तक हम अपना एग्रीगेशन करते हैं माइक्रो लेवल पे, और कितने एक्सटेंट तक हम अपना एग्रीगेशन करते हैं मैक्रो लेवल पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एग्रीगेशन माइक्रो लेवल पे भी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एग्रीगेशन मैक्रो लेवल पे ही होगा, माइक्रो लेवल पे भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कल को अगर आपसे कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो लिखने को बोल दे, एक क्या बोलते हैं, आप लिख के बताइए 250 वर्ड्स में डिफरेंशिएशन, तो आप लिख पाए। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं। बेसिक अजम्पशन, अब जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है बेसिक अजम्पशन। अब ये बेसिक अजम्पशन क्या है, पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ, देन समझने की कोशिश करते हैं। इट assumes all the macro variable to be constant, that is, it assumes that national income, consumption, savings, etc. will have no effect at individual level। पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी लिख देता हूँ, देन इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है। इट assumes that all the micro variables like decisions of households, and films, price of individual product, etc. have no effect on macroeconomic level।
मतलब यहाँ पे जो हमने चौथा पॉइंट डिस्कस किया है वो है बेसिक अजम्पशन। अब मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल लेवल पे बात करता है। तो आपको ये चीज तो मैंने कह दी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, मैक्रो नेशनल लेवल बात करता है। पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी, हमारी इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे लिंक्ड है। अगर किसी एक जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो इफेक्ट दूसरी जगह पे भी करती है, ठीक है। तो पर यहाँ पे क्या होता है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नेशनल लेवल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जो हाई वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, जो नेशनल इनकम है, नेशनल लेवल पे कंजम्पशन है, नेशनल लेवल पे कंजम्पशन है और सेविंग्स हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी जब हम स्टडी करेंगे अपनी माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी को, ठीक है। या इंडिविजुअल लेवल पे लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं डालती कौन कौन से वेरिएबल अगर कोई चेंज आता है नेशनल लेवल पे। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जब भी हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो हमारी नेशनल लेवल की इकोनॉमी पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती या कोई इफेक्ट नहीं डालती। जैसे हाउस होल्ड और फिल्म का डिसीजन, मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, मेरे को अभी पेन चाहिए, कल को चॉकलेट चाहिए या कुछ पेंसिल चाहिए, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फिल्म एक प्रोडक्ट बना रही है, तो मेरी डिमांड नेशनल लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले सोच के चलते हैं या अज्यूम करके चलते हैं जब भी वो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी को डील करते हैं, ठीक है। मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एजम्पशंस किए जाते हैं वो खाली इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच पाए। 100% तो प्योर नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हडबरपुर में कोई प्रॉब्लम हो रही है या देहरादून में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो नेशनल लेवल पे भी इफेक्ट डालेगी, और अगर नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट डालेगी। अब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास अभी 2020 में कोविड क्राइसिस हुआ था। वो ऐसा क्राइसिस था जिसने वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे था, पर उसने इफेक्ट डाला था एवरी इंडिविजुअल की लाइफ पे, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझना है, 2008 का लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, वो हुआ अमेरिका में था पर पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ गई थी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इकोनॉमी एक ऐसा जाल है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरों को इफेक्ट करेगी करेगी। पर जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, माइक्रो पे हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो लेवल का जो वेरिएबल है वो माइक्रो पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और जो मैक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे तो माइक्रो लेवल पे जो लोग हैं उनका डिसीजन, उनका प्रोडक्ट खरीदने का या कंपनी का प्रोडक्ट बेचने का प्राइस हमारे मैक्रो लेवल की इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस किस अलग नामों से जाना जाता है। इसे एक नाम से और जाना जाता है प्राइस थ्योरी। अगर कल को कोई आपसे पूछने लगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और दूसरे नाम से ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, या क्वेश्चन पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स ना आके प्राइस थ्योरी आ जाए, तो आपको ये समझना है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और हम इसे ये प्राइस थ्योरी ही क्यों बोलते हैं, एज इट इज primarily concerned with the determination of prices of commodity
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मेन मकसद होता है वो प्राइस डिसाइड करना होता है किसी कमोडिटी का, और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है? इसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये डील करती है नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री या ऑफ अ एंटायर इकोनॉमी। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे जानते हैं? प्राइस थ्योरी। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या है और मैक्रो की एग्जाम्पल क्या है। देन हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है हमारा, जो माइक्रो लेवल पे हमारा है वो है इंडिविजुअल इनकम, कि इंडिविजुअली पर्सन क्या कमा रहा है, और इंडिविजुअल आउटपुट, कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो आउटपुट सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। वो एक इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब पर्सन ही नहीं, वहाँ पे इंडिविजुअल फिल्म भी हो सकती है। फिल्म मतलब एक कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो वो इंडिविजुअल भी बना सकती है, कुछ लोगों को मिला के भी बना सकती है, तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में ही आएगी। तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गुड्स भी आ सकते हैं एंड वी हैव सर्विसेज। तो ये जो हम माइक्रो पे बात कर रहे हैं ये ना हमारे एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम गुड्स डिसाइड करते हैं और सर्विस डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा। और मैक्रो पे नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल इनकम कि नेशन की इनकम क्या है और नेशन में आउटपुट कैसे हो रहा है, नेशनल आउटपुट। अब नेशनल लेवल पे आउटपुट, नेशनल लेवल पे आउटपुट खाली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से नहीं होता। जैसे अब मान लीजिए कि हरबरपुर में या देहरादून में कोई एक प्रोडक्ट फेमस है, तो वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में फेमस होगा। दिल्ली में कोई एक प्रोडक्ट फेमस होगा, बॉम्बे में कोई एक प्रोडक्ट फेमस होगा। पर जब हम उन सबको कंबाइन करेंगे, उन सब लोगों के प्रोडक्ट्स को कंबाइन करेंगे, उन सब लोगों के सर्विस को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास नेशनल लेवल पे आउटपुट आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी कोई आपसे ये पूछे कि एग्जाम्पल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल ये है कि जब हम इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं या हम इंडिविजुअल यूनिट की इनकम की बात कर रहे हैं और आउटपुट की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पर्सन क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आउटपुट गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है। और जब कोई इंडिविजुअल पर्सन कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है तो वो भी इंडिविजुअल फिल्म ही आती है, छोटी फिल्म, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको समझाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पर वो डिमांड एक पर्टिकुलर एरिया की होती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट या आउटपुट जनरेट करने के लिए भी कुछ लोग लगेंगे। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्लास 12th है ना, उसमें हमें पहला जो चैप्टर दे रखा है उसमें हमसे क्या क्या डिमांड की गई है और वो कैसे हम अपने पेपर में सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स की जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है ना,
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें जो हमारा पहला जो है वो यही है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे पहले चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो आइए, इसका मतलब है इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन of income in the production process. Its distribution among the factors of production and finally its circulation from households to the films. In the form of consumption expenditure, in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्लास 12 में एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब उसकी मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू द साइकिल। एक साइकिल है, साइकिल मतलब एक पहिया है, पहिया, गोल पहिया, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और मिल रहा है वापस उसी पॉइंट पे जाके। साइकिल का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है, किस साइकिल, किस चीज की? जनरेशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे किसका जनरेशन हो रहा है? इनकम। किसे जनरेट कर रहे हैं? इनकम को, मनी को जनरेट कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है? वो रेफर करता है साइकिल को। साइकिल किस चीज की? जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब कि हमारी एक साइकिल है जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी इनकम जनरेट हो रही है। और जनरेट कैसे हो रही है? थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे ही हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी तो इनकम जनरेट हो रही है। देन उस प्रोडक्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मतलब मैंने कोई पेन ही बनाया, मान लीजिए ये मैंने पेन बनाया, मैंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की और इस मार्कर को बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया? हमारे पास लैंड लिया, लेबर ली, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एज मैं हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो कैपिटल मैंने अपनी लगाई, एक लैंड मैंने रेंट पे लिया, ठीक है, और लेबर्स को वेजेस पे हायर किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मैंने ये चारों चीजें की उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया इस पेन का। अब इस पेन की मार्केट वैल्यू कुछ तो होगी। जैसे ही इस पेन की मार्केट वैल्यू आती है
वो हमारी इनकम जनरेशन चालू हो जाता है। अब जैसे मैंने अभी पेन बना दिया, पहला काम तो इस पेन का प्रोडक्शन था, वो हो गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है मार्केट में, क्या बोला है दूसरा, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहां पे क्या चीज हो रही है, यहां पे आपको मैंने बोला कि मैं एक पेन बना रहा हूं, ठीक है, उस पेन के लिए मुझे उसका प्रोडक्शन करना होगा। प्रोडक्शन के लिए मुझे 4 चीज चाहिए। पहला चाहिए लैंड, दूसरा चाहिए लेबर, तीसरा चाहिए कैपिटल, और चौथा मैं हुई एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीजें हमें चाहिए। जैसे ही ये 4 चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो अब ये हमारी इनकम जनरेशन चालू हो जाएगी। इनकम जनरेशन कैसे, मैंने प्रोडक्शन किया इस पेन का, पेन की एक मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में जैसे ही ये जाएगा तो उसके बाद हम इस पेन को बेचेंगे, बेचने के बाद हम कुछ मनी मिलेगी। तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो इनकम मैंने इस पेन को बेच के कुछ इनकम कमाई, कोई मनी कमाई, और ये इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिससे मैंने लैंड लिया था उसे मैंने रेंट पे किया, जो लेबर मैंने हायर की थी उसे वेजेस प्रोवाइड की, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल जो मैंने ब्याज पे पैसा उठाया था बैंकों से या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, उन्हें उनका इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट आया। तो ये यहाँ पे ही है, मतलब कि कोई पेन मान लीजिए 100 रुपए का प्रोड्यूस हुआ, मैंने उसे 110 में बेचा, तो मेरा 10 का प्रॉफिट है। अब इस 10 के प्रॉफिट में मेरे को रेंट भी पे करना है, वेजेस भी पे करनी है, कैपिटल में हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, और अपना प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है, ये इस 10 से ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रोडक्शन किया हमारी इनकम जनरेशन चालू हो गया, और इनकम जनरेशन चालू होते ही उस इनकम को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा किस किस में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो हमारे पास 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, फिर ध्यान से देखिए क्या लास्ट लाइन क्या कह रही है, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाउस होल्ड टू द फिल्म। मतलब अब जो ये लोग हैं, ये लैंड किसी आदमी के नाम पे होगा, उसे मैंने रेंट दिया तो एक पर्सन है, लेबर को भी वेजेस दी, कैपिटल में कोई पर्सन ने मुझे कैपिटल दी थी, उसे मैंने इंटरेस्ट दिया, और मेरा ही प्रॉफिट। अब मेरे पास जो प्रॉफिट आया है, जो पैसे आए हैं, इनकम जो मैंने कमाई है, तो मैं क्या करूंगा, उस इनकम से या उस प्रॉफिट से मैं कुछ सामान खरीदूंगा। जब मैं सामान खरीदूंगा तो वो सामान भी तो कोई कंपनी बना रही होगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फाइनली इट्स सर्कुलेशन, मतलब कि लास्ट में वो घूम फिर के, हाउस होल्ड मतलब हम जैसे लोग जिनका अपना लैंड था, जो लोग लेबर के थे, जिनके पास जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, और जो एंटरप्रेन्योर थे, वो हाउस होल्ड उन्होंने वापस पैसा कंपनी को भेज दिया। कंपनी को कैसे भेजा, जब उन्होंने उनकी सामान खरीदे और उनसे सर्विस ली। क्या किया, गुड्स और सर्विसेज क्या किया, उन्होंने कंज्यूम किया। क्या क्या उन्होंने यहाँ पे कंज्यूम किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक इनकम हमने जनरेट की, इनकम जनरेट की प्रोडक्शन मेथड के थ्रू। अब जब प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें आएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब मैंने कोई एक प्रोडक्ट जनरेट किया तो उसे मैं मार्केट में बेचूंगा, उसे मार्केट में बेचने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर
परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को मैं इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में बांट दूंगा। जैसे ही ये लोग अपने अपने घर लेके प्रॉफिट लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद ये लोग अपने क्या बोलते हैं जो डे टू डे लाइफ है उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, और जब वो सामान खरीदेंगे तो वो पैसा घूम फिर के क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल से निकला था, फिर वो प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि हमारी इनकम जनरेशन होता है प्रोडक्शन लेवल पे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो वापस प्रोडक्शन लेवल पे ही पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं आपसे बात करूं और आगे लेके चलूं, आपसे पूछूं कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। फेजेस, तो मैंने आपको जब ये डेफिनेशन ही, ये जो डेफिनेशन है ना, यही अपने आप में सफिशिएंट है फेजेस बताने के लिए किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। क्योंकि देखो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो में जब हमने बात करी तो हमने ये कहा कि एक तो हो रहा है हमारा प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन हो रहा, उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। देन ये कहां जा रहा है, वापस जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन किसका, इनकम का, प्रोडक्शन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन ऑफ इनकम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। पहले हमने क्या किया, इनकम को प्रोड्यूस किया, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन या मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फेज। क्या हुआ, पहला हमने प्रोडक्शन किया, देन उस प्रोडक्शन से जो जनरेट हुई इनकम उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद उसको जो लोग कमा के गए, जिन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया, उन्होंने वापस से उस इनकम को प्रोडक्शन में ही पहुंचा दिया। कैसे, थ्रू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जब उन्होंने कुछ कमाया तो उन्होंने अपने डे टू डे खर्चे को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्च किया। ठीक है, तो यही है हमारे फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। क्या है, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारे पास कितने फेजेस हो गए, हमारे पास 3 फेजेस हो गए। पहला तो है प्रोडक्शन ऑफ इनकम, तो पहला फेज तो हो गया ये प्रोडक्शन फेज। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब हमने डिपॉजिट कर दिया, या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे कि बताइए कि
सर्कुलर फ्लो के कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो आपको जवाब देना है 3 फेजेस होते हैं। पहला तो प्रोडक्शन फेज, दूसरा एक्सपेंडिचर फेज या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेज या डिपोजिशन फेज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और जब हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स थी तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स लाने की क्या जरूरत क्यों पड़ी, और जब कहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल होती है और कहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स काम में आती है। ठीक है, और आज हमने और एक चीज सीखी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने क्लास 12 के पहले चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू सो मच।